बीएससी फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर के अंतर्गत हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें पढ़ रहे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए जो प्रक्षेपित माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की क्या अंतःक्रिया होती है, उनके परावैद्युतांक अपवर्तनांक में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत से माध्यम को सतत और परावैद्युत को नियत मानते हुए ये ज्ञात किया कि माध्यम का अपवर्तनांक परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है, जो कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। समदैशिक माध्यम के लिए हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि परावैद्युतांक का जो वर्गमूल है वो अपवर्तनांक के बराबर आता है। फलतः माध्यम का परावैद्युतांक नियत होने के कारण अपवर्तनांक भी नियत आता है। परंतु प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि कुछ गैसों के अतिरिक्त सभी माध्यमों में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वो अलग अलग प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। तो जब अपवर्तनांक विद्युत चुम्बकीय तरंग के तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो तरंगों की इस घटना को प्रक्षेपण डिस्पर्सन तथा इस माध्यम को प्रक्षेपित माध्यम डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं। क्योंकि प्रक्षेपण के कारण जो तरंगें एक साथ समूह के रूप में थी वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के विभिन्न तरंगों का प्रक्षेपण या विक्षेपण। मूल रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के प्रक्षेपण की इस घटना की व्याख्या करने में असमर्थ रहा था। सर्वप्रथम H.L. लोरेंज ने इस प्रक्षेपण की घटना की व्याख्या करने के लिए माध्यम को सतत तथा उदासीन न मानकर इलेक्ट्रॉन तथा आयनों से मिलकर बना माना, और जब विद्युत चुम्बकीय तरंग इस माध्यम पर आपतित होती है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन प्रणोदित दोलन फोर्स्ड वाइब्रेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आयनों के कुलामी बल द्वारा बद्ध होते हैं। इलेक्ट्रॉन ध्रुवण की सरल व्याख्या के लिए भारी धनात्मक नाभिक को स्पेस में फिक्स्ड या स्थिर माना जा सकता है, जो कि आवेश E तथा द्रव्यमान m के इलेक्ट्रॉन अभर से घिरा होता है। आवर्ती विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यह इलेक्ट्रॉन अभर नाभिक के प्रति दोलन करता है। नाभिक के कारण कुलामीय आकर्षण बल प्रत्यानयन बल उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर कार्यरत बल को विद्युत बल की अपेक्षा बहुत कम होने के कारण उन्हें नगण्य माना जा सकता है। अतः हम यहाँ पर जो व्यंजक उत्पन्न करेंगे उसमें हम चुंबकीय बल की उपेक्षा कर देंगे, चुंबकीय बल की गणना नहीं करेंगे। तो माना किसी माध्यम में m द्रव्यमान तथा E आवेश के n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन उपस्थित हैं, तो जब विद्युत चुम्बकीय तरंग इस माध्यम पर आपतित होती है तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र E की इलेक्ट्रॉन अभर के साथ अन्योन्य क्रिया के कारण जो कुल बल लगेगा F बराबर माइनस EE माइनस गामा dx/dt माइनस kx, इसे समीकरण 1 दे रहे हैं। यहाँ पर माइनस EE विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगा बल है। यहाँ k बल नियतांक है, अतः माइनस kx आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगा प्रत्यानयन बल है, तथा माइनस गामा dx/dt या माइनस गामा v कहें, ये अवमंदन बल है, डिसिपेटिव फोर्स है, जो माध्यम में इलेक्ट्रॉनों के दोलनों से विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिसके फलस्वरूप माध्यम की ऊर्जा में हानि होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की गति अवमंदित हो जाती है, डैम्प्ड हो जाती है। यह अवमंदन सन्निकटतः वेग के समानुपाती होती है तथा यहाँ पर जो गामा है वो अवमंदन नियतांक कहलाता है। अतः
इलेक्ट्रॉन की गति का समीकरण होगा। F की जगह हम ma या md2x अपॉन dt स्क्वायर रखें तो गति का समीकरण m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस ई माइनस गामा dx अपॉन dt माइनस kx, या x की टर्म को एक साइड में ले जाने पर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस गामा बाई m dx बाई dt प्लस k बाई m x इक्वल टू माइनस कैपिटल E अपॉन m। तो आयनों के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन के विस्थापन x के कारण जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होगा स्मॉल p बराबर माइनस EX। यदि माध्यम में प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N हो तो किसी टाइम किसी क्षण प्रति एकांक आयतन प्रेरित जो ध्रुवणता होगी कैपिटल P बराबर माइनस NEX। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से d2p बाई dt स्क्वायर प्लस r dp बाई dt प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर p बराबर NE स्क्वायर अपॉन m इंटू E, यह हमें समीकरण 4 प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर r बराबर गामा बाई m तथा ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर k बाई m की जगह रखा है। जब माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग आपतित होती हैं तो इस तरंग के विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 e की पावर आइटा ओमेगा t के प्रभाव के कारण माध्यम की जो ध्रुवणता P में स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से आवर्ती परिवर्तन होता है, परंतु कुछ क्षण पश्चात ये परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं और फिर आपतित विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवर्ती ओमेगा से ही प्रणोदित दोलन प्रारंभ हो जाते हैं, प्रणोदित परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए समीकरण 4 का हल माना जा सकता है कि P बराबर P0 e की पावर आयोटा ओमेगा t इसका एक हल होगा। तो P बराबर P0 की पावर आयोटा ओमेगा t से और समीकरण 4 में ये मान रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा r प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू P0 बराबर n E स्क्वायर अपॉन m इंटू E0। अतः P बाई E बराबर P0 e की पावर आयोटा ओमेगा t अपॉन E0 e की पावर आयोटा ओमेगा t बराबर हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो वैल्यू प्राप्त हो रही है n E स्क्वायर अपॉन m इंटू 1 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा ओमेगा r। हम जानते हैं कि किसी माध्यम का जो पैराविद्युतांक होता है एप्सिलॉन r बराबर 1 प्लस p अपॉन एप्सिलॉन 0 r के बराबर होता है, क्योंकि d बराबर एप्सिलॉन e या एप्सिलॉन 0 e प्लस p तथा एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपना एप्सिलॉन नोट होता है। अतः एप्सिलॉन r बराबर 1 प्लस p अपॉन एप्सिलॉन 0 e और अपवर्तनांक n बराबर पैराविद्युतांक का वर्गमूल अंडर रूट एप्सिलॉन r या 1 प्लस p अपॉन एप्सिलॉन 0 e की पावर हाफ। यहाँ माध्यम की जो अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता है उसको एकांक माना गया है। तो जो समीकरण यहाँ पर 6 और 7 प्राप्त हो रहे हैं उससे स्पष्ट है कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कॉम्प्लेक्स राशि है, सम्मिश्र संख्या है, यानी उसमें रियल तथा इमेजिनरी दोनों पार्ट इसमें शामिल हैं। तो समीकरण 7 का स्क्वायर कर एक का पक्षांतरण करने से हमें जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वो है n स्क्वायर माइनस 1 बराबर p अपॉन एप्सिलॉन 0 e। यहाँ p अपॉन e की वैल्यू रखें तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर p अपॉन एप्सिलॉन 0 e बराबर n e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 m इंटू 1 अपॉन
ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आल्टा ओमेगा आर, हमें यह समीकरण 8 प्राप्त होता है। तो इस समीकरण 8 से स्पष्ट है कि माध्यम का अपवर्तनांक विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवर्ती पर निर्भर करता है। इसलिए ये जो समीकरण 8 है ये परिक्षेपण संबंध कहलाता है। इस परिक्षेपण संबंध समीकरण 8 द्वारा प्रकाश के सामान्य प्रक्षेपण यानी नॉर्मल डिस्पर्सन और असामान्य प्रक्षेपण की घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करें कि सामान्य प्रक्षेपण क्या है। तो अधिकांश पारदर्शी माध्यमों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का अवशोषण नगण्य होता है। अतः ओमेगा जीरो ग्रेटर देन ओमेगा हो तो ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के सापेक्ष आल्टा ओमेगा आर की उपेक्षा की जा सकती है। तो समीकरण 8 से एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो एम इंटू 1 अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। चूँकि ओमेगा लाल रेड के लिए जो फ्रिक्वेंसी है वो बैंगनी से कम होती है और लेस देन ओमेगा जीरो, इसलिए ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पद धनात्मक होगा और इसका मान बैंगनी रंग की अपेक्षा लाल रंग के लिए अधिक होगा। अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग की अपेक्षा बैंगनी रंग के लिए अधिक होता है। या आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि से अपवर्तनांक में वृद्धि होती है। प्रकाश की ये परिघटना सामान्य प्रक्षेपण कहलाती है। यदि निर्वात में तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 2 पाई सी अपॉन ओमेगा माध्यम में हो तथा निर्वात में 2 पाई सी अपॉन ओमेगा जीरो तथा एन ई स्क्वायर लैम्डा जीरो स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो एम सी स्क्वायर बराबर ए जीरो लें, तो ये जो उपयुक्त सूत्र है वो इस सूत्र में चेंज हो जाता है। एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा जीरो स्क्वायर। यह समीकरण सेलमेयर का परिक्षेपण सूत्र कहलाता है। यदि परमाणु दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा जीरो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है तथा लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा जीरो हो तो ये जो समीकरण 10 है ये कोची का प्रक्षेपण सूत्र में बदल जाता है। जो कोची का प्रक्षेपण सूत्र है वो है एन स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए जीरो इंटू 1 माइनस लैम्डा जीरो स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर का इन्वर्स। जब इसको खोलते हैं, इसको सीरीज को खोला जाता है तो हमें जो सूत्र प्राप्त होता है एन स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 4। ये जो समीकरण प्राप्त होते हैं 10 और 11 ये प्रायोगिक विधियों द्वारा सत्यापित होते हैं। ये सामान्य प्रक्षेपण के सूत्र हैं। अब बात करें कि असामान्य प्रक्षेपण के लिए, तो जब आपतित प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति ओमेगा दोलकों की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा जीरो के तुल्य होती है तो इस स्थिति में असामान्य प्रक्षेपण की घटना प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर जो समीकरण 9 से सेलमेयर का प्रक्षेपण सूत्र आया था, यदि इसका रूप परिवर्तित कर दें तो हमें जो नेक्स्ट सूत्र प्राप्त हो रहा था कोशी फॉर्मूला, वो इस पद के विस्तार के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर 1 प्लस ए जीरो बराबर ए रखा है, ए जीरो लैम्डा जीरो स्क्वायर बराबर बी तथा ए जीरो लैम्डा जीरो की घात 4 बराबर सी। तो इस प्रकार ये एक सीरीज प्राप्त होती है। ये कोशी फॉर्मूला कहलाता है। ये जो समीकरण 11 है कोशी फॉर्मूला कहलाएगा।